हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, प्रिपरेशन आईएएस का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वो हम सीरीज़ कर रहे हैं। टोटल जो है आपको 90 दिन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्लानर है और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो पॉइंट वाइज़ दिया गया है क्वेश्चन किस आधार का क्वेश्चन है जो बीपीएससी 17वीं में आपको पूर्ण रूपेण से सहायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आज आपको हम दूसरा दिन का जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें जो है 1857 का महान विद्रोह है और भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है और भारत में जो है श्रम संघ आंदोलन है। तो ये सारे पॉइंट से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप तैयारी स्पेक्ट्रम से कर रहे होंगे या अन्य किसी स्रोत से कर रहे होंगे, चाहे वो आप विपिन चंद्रा का हो या 11th-12th या 9th-10th 11th-12th 9th-10th और साथ ही साथ जो है 6 to 8 पढ़े होंगे हिस्ट्री। तो आप सभी जो है इस प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन जो है बन जाए। चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत में आपका यह पहला क्वेश्चन अब देखने को आपको मिलेगा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। और डलहौजी की हड़प नीति का जो है मुख्यतः अर्थ क्या है? देखिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हड़प नीति जो है किसके द्वारा लाया गया, तो यह डलहौजी के द्वारा लाया गया। तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। चलिए इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कि एक राजा को युद्ध में हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लेना। यदि दूसरा ऑप्शन है कि यदि कोई राजा जो है निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत को कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता था एवं जो देसी नरेशों का गोद लेने का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी जो दत्तक पुत्र होते थे वह जो है अब नहीं ले सकते थे। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे जो जमींदार समय पर जो है कर जमा नहीं करते थे उनकी जमींदारी को अंग्रेजों के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में आपको यहाँ पर दूसरा नंबर है, जो निसंतान होते थे उनके लिए जो है दत्तक पुत्र नहीं अब जो है आप ले सकते हैं, किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। तो उस आधार पर जो है क्या किया जाता था, तो उसका जो राज था, मतलब कि जो भी नरेश वहाँ पर हुआ करते थे उनकी जो संपत्ति है, जो अधिकार था, वो सारे जब्त कर लिए जाते थे। तो उसी के आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार जो है यदि कोई देसी नरेश निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत कंपनी के अधिकार में चली जाती थी और देसी नरेशों का गोद लेने का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। और इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी जो है एक के बाद जो है एक, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पहला तो सतारा, तब नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर और जैतपुर की रियासतें हड़प कर ली थी। ठीक है, और कुशासन के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो कुशासन के आधार पर जो है डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हड़प नीति जो है कौन लाता है, तो डलहौजी लाता है। और सबसे पहले तो सतारा, नागपुर, उसके बाद जो है आपको मिलान करने भी दे देता है, डेट भी आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। और जो है कुशासन के आधार पर किसको जो है मिलाया था अंग्रेजी साम्राज्य में, तो वो जो था अवध था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन जो है एक सही नहीं है? पहला है कि डलहौजी को जो है गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। दूसरा है अंग्रेजों की आर्थिक शोषण वाली नीति। तीसरा है ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का गुणगान करना। और चौथा है सैनिक असंतोष। तो इसमें कथन जो है वो है आपको ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम का गुणगान करना गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो सही था वह गोद निषेध और हड़प नीति सही था। अंग्रेजी का आर्थिक शोषण था, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण नीति था। सैनिक का असंतोष भी था। यहाँ पर देखेंगे पूरा डिटेल में तो आपको पॉइंट में समझेंगे तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण जो है धार्मिक कारण भी था। और सन 1813 में क्या हुआ कि पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 का जो है आदेश आता है कंपनी के द्वारा और उनमें जो है भारत आने का अवसर मिल जाता है। और भारत आने के बाद जो है ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की निंदा की और इसके साथ साथ जो है भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी गई थी और स्कूलों, अस्पतालों एवं जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। और साथ ही जो है धर्म परिवर्तन को
कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। 1813 के बाद जो है ईसाई का प्रचार प्रसार जो है पद आदेश जो कंपनी के आदेश पत्र थे उसके द्वारा शुरुआत हो जाती है, लेकिन उससे पूर्व जो है यह नहीं था। इससे भी असंतोष था। यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सी नंबर में देखेंगे कि गुणगान था, ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यहाँ पर देखेंगे तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट जैसे कि 1857 के जो प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं देखेंगे टी.आर. होम्स के द्वारा जो है लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, और एन सेन के द्वारा जो लिखा गया है वह है 1857, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है लिखा गया है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, और अशोक मेहता हैं उनके द्वारा लिखा गया द ग्रेट रिवोल्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि इनके जो है लेखक, पुस्तकों के लेखक कौन कौन हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है निम्नलिखित में से क्या था? तो पहला देखेंगे तो पहला है भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल का अत्यधिक करारोपण, दूसरा है धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देना, और तीसरा है कि सैनिक असंतोष, और चौथा है भारतीय समाज में सुधार हेतु कानून बनाना। तो उत्तर में है सैनिक असंतोष। देखिए तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष था। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल रहा है, तो पूरा डिटेल में देखिए 1857 के विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण सैनिक असंतोष था, और कंपनी के अधिकारी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव या व्यवहार करते थे। सेना के उच्च पदों पर जो है केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेज सैनिक एवं अधिकारी भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी का समझते थे, और सन 1857 ईस्वी में जो है एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुक्त पत्र व्यवहार की सुविधा जो है समाप्त कर दी गई थी, जिससे जो है सैनिक क्या थे? असंतुष्ट थे, और साथ ही चर्बयुक्त कारतूस वाली नई बंदूक को जो है प्रयोग सैनिक जो है करने से क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, और ये जो है तात्कालिक कारण बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में जो है 1857 में सैनिकों में असंतोष के कारण थे। तो यहाँ पर पहला सेना में ईसाई धर्म का प्रचार, दूसरा है कि अंग्रेजों जो अफसर थे उनका पक्षपात पूर्ण रवैया, और सिपाहियों का धर्म चिन्हों का प्रयोग करने का जो है प्रतिबंध। ये सारे के सारे जो है उत्तर सही है। 1, 2, 3 डी नंबर यहाँ पर उत्तर सही है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की महान क्रांति के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करें और जो है कूट चुनकर उत्तर देना है। पहला कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध जो है 29 मार्च 1857 को आवाज उठाई। दूसरा है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की जो है सजा दी गई। तो ये सारे के सारे दोनों के दोनों जो हैं उत्तर सही हैं। अब देखिए 1857 की यहाँ पर डिटेल में देखेंगे तो 1857 की शुरुआत जो है मेरठ छावनी से होती है, और यहाँ पर जो है 34वीं मतलब कि 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो मंगल पांडे थे उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने सर्जेंट मेजर की गोली मारकर जो है हत्या कर दी, और इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी इनको दे दी गई, और उसे जो है दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर जो है पूरे देश में क्रांति का माहौल फैल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और जो है एवं अगले जो है दिन वे कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। 10 मई 1857 में ये जो मेरठ में जो है सैनिक विद्रोह होता है, उसके बाद जो है दिल्ली पहुंचता है। उस समय जो है दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? देखिए साइमन फ्रेजर है, दूसरा है यहाँ पर जेम्स आउट्रम, और तीसरा है विलियम हार्वर्ड रशिल, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर में जो है वो हो जाएगा आपको जो था वो था एजेंट साइमन फ्रेजर। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 नंबर में सही है। देखिए मेरठ में जो सैनिक विद्रोह होता है उसके बाद जो है 11 मई को 10 मई को होता है। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर था, और उसकी हत्या विद्रोही सैनिकों ने कर दी, और इसके अलावा जो है विद्रोहियों के मतलब कि इसके अलावा जो है सिपाहियों ने सैकड़ों अंग्रेजों को जो है मौत के घाट उतार देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली
में कौन से एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? देखिए, पहला सहायक संधि, गोद निषेध, अवध से विश्वासघात, अवध के साथ जो है विश्वासघात, ये सभी के सभी क्या है, ये सही है। और तीसरा जो यहाँ पर सही जो है वो है चौथा नंबर की अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, राजनीतिक कारण यह नहीं था। ठीक है, देखिए, पहला यहाँ पर जो आपको समझना है, इसमें याद भी करने हैं आपको, तो कारण में आपको पूछ देता है। पहला है कि राजनीतिक कारण के मुख्य जो प्रमुख कारण थे वो थे सहायक संधि प्रणाली, गोद प्रथा की समाप्ति, अवध के साथ विश्वासघात और बहादुर शाह का अपमान, ये सभी के सभी जो है राजनीतिक कारण थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अभियान जो है अधिनियम बनाया था? मतलब कौन सा नया अधिनियम बनाया था, अभियान नहीं है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया था? तो यह था अधिनियम, यहाँ पर उत्तर में देखेंगे सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसका डिटेल आपको देखने को मिल रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में जो है बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु जो है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया था। और ब्राह्मण समुद्र यात्रा जो करते थे, ब्राह्मण जो है समुद्र यात्रा को धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिक जो है समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी तथा कोई भी संभावना बहुत सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी। चलिए लगे कारतूस की कहानी ने वह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो है जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। यह कथन जो है 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार के द्वारा कही गई है? विपिन चंद्र हैं, आरसी मजूमदार हैं, एसएन सेन हैं, सैयद अहमद अतहर, अब्बास रिजवी हैं। तो उत्तर में आरसी मजूमदार इसका हो जाएगा बी नंबर। देखिए, ये जो है इतिहासकार आरसी मजूमदार के द्वारा कही गई। और 1857 का विद्रोह जो है विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था और यह कथन जो है प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे पॉइंट में तो 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप जो है सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह जो है कथन किसका है? तो एसएन सेन का है, इतिहासकार। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और है कि 1857 के विद्रोह में जो है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर जो है कुछ भी नहीं था। यह जो है कथन आरसी मजूमदार का था। तो ये सारे कथन आपसे पूछे बार बार जाते हैं। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित जो है कारकों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? पहला देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति, दूसरा है मद्रास के किसानों की भारी करारोपण और तीसरा है ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव। तो उत्तर में यहाँ पर आपने देखा बी नंबर में उत्तर हो जाएगा कि मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति के तहत जो है राज्य को छीन लिया। और विद्रोह की लहर जो है सिर्फ फरेक केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि जो है बंगाल की सभी सैनिक छावनियों और मुंबई की भी कुछ छावनियों को इसने अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन सिर्फ जो है कौन रहा अछूता? तो मद्रास जो है इसमें अछूता रह जाता है। वहां सैनिक जो है अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है दिल्ली से होती है। दूसरा है कि मंगल पांडे का संबंध जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब कि BNI रेजिमेंट से था। तो उत्तर में सिर्फ आपको केवल
यहाँ पर उत्तर औसत्य खोजने के लिए करा है, तो औसत्य केवल एक ही है और दूसरा जो है वह सत्य है। ठीक है, तो देखेंगे तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत होती है और तात्कालिक जो है कारण नई एनफील्ड राइफल जो था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म की प्रचार की पूरी छूट थी और इसी कारण जो है सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका नाम जो है 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा है। देखेंगे तो पहला है कर्नल सेंट लेगर, दूसरा है लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस और तीसरा है कर्नल बेलेस और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कोई भी नहीं है विद्रोह से जुड़े हुए। देखिए आपको जो जुड़े हुए हैं आपको यहाँ पर याद रखना है। देखेंगे तो पहला है दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इसको जो है दमन करने वाले जो अंग्रेज थे वो थे निकलसन और हडसन। और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे और उसके जो है दमनकर्ता जो था अंग्रेज था वो था कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और ह्यूरोज के द्वारा यह जो है दमनकर्ता यहाँ पर ह्यूरोज होता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह होते हैं और विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा जो है दमन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो आपने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। पहला है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, दूसरा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व और तीसरा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना और चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह। तो यहाँ पर उत्तर आप सबसे पहले जानते होंगे कि सैनिकों का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना सबसे पहला हो जाएगा सी नंबर में। तो 11 मई 10 से शुरू होता है 10 मई को और 11 मई को जो है विद्रोही दिल्ली में जो है पहुंच जाते हैं, लाल किला पर अधिकार कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं और 5 जून 1857 को कानपुर के विद्रोह की शुरुआत हुई और नाना साहब ने इसका कमान संभाला 5 जून। और 4 जून को जो है 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की और उसी 4 जून को जो है 1858 को यानी कि एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया 4 जून 1858 को। तो ये पॉइंट आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन शासकों एवं सरदारों ने जो है तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। यह जो है कथन 1857 के विद्रोह में असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा कही गई? तो यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको याद रखना है कुछ पॉइंट, जैसे कि 1857 के विद्रोह के असफल होने पर भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग ने यह टिप्पणी की थी और जेम्स आउट्रम और टेलर जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था और टी.आर. होम्स ने विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध बताया था और डिजरेली ने विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति के निम्न का जो है परिणामों में से कौन से परिणाम जो है भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं थे? पहला है कि इसने भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई, इससे भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी और तीसरा है अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा मिला और चौथा है इससे भारत में राजनीतिक जागृति बढ़ी। तो उत्तर नहीं है, वह है अंग्रेजों के देसी जो है राजाओं से मित्रता बढ़ी। देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा दिया, यह जो है भारतीय के लिए जो है नकारात्मक परिणाम रहा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इन विद्रोहों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम जो है यह रहा कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट माना और दूसरा है कि विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर जो है अंकुश लगाया। तो ये दोनों के दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। यहाँ पर सी नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रमुख जो कारण यहाँ पर पॉइंट में समझेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश शासन ने भारत में सामंती तत्वों जैसे कि राजा राजबारों एवं जमींदारों के प्रति जो है अपनी नीति में जो है बदलाव किया और इन्हें नाराज करने की जगह इन्हें जो है सहयोगी बनाने पर जोर दिया। दूसरा पॉइंट है कि इस विद्रोह का जो है एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि सैन्य संगठन में भी बदलाव किया गया और जो है यूरोपियन
तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 निश्चित किया गया और उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेना में भर्ती बंद कर दी गई। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तोपखाने की व्यवस्था जो है यूरोपीय लोगों के हाथ में दी गई। ठीक है। और अंतिम पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट में है कि अंत में इस विद्रोह ने यूरोपियन एवं भारतीय समुदायों के मध्य जो है अविश्वास, घृणा एवं शत्रुता को बढ़ा दिया। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 में 1857 की क्रांति के परिणाम पर विचार करना है। पहला है कि भारत सचिव के साथ 10 सदस्य जो है भारतीय परिषद की स्थापना की गई। दूसरा है कि सैन्य पुनर्गठन के लिए जो है पील आयोग का जो है गठन किया गया और भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर दो जो है सही है, जो कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। सी नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि पुनर्गठन पील आयोग का होता है और सैन्य पुनर्गठन के लिए जो है पील आयोग का गठन होता है और भारतीयों की तुलना में जो है यूरोपीय सैनिकों का जो है अनुपात बढ़ता है। तो देखेंगे तो 1857 में पहला कि भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और भारत के गवर्नर जनरल को अब जो है वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा है कि भारत सचिव के साथ जो है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना होती है, 15 सदस्य न कि 10। और चौथा 1857 के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय जो सैनिक थे उनका अनुपात बढ़ा दिया गया और भारतीय रजवाड़ों के प्रति जो है विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है रोटी एवं कमल था, जिसका संकेतात्मक अर्थ क्या था? पहला, अंग्रेजों को भगाने से हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा होगी। दूसरा है बी नंबर कि अंग्रेजों को भगाने एवं व्यापार पर लगा अत्यधिक कर की दर कम होगी। और तीसरा है कि अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। और चौथा है कि अंग्रेजों को भगाने से कृषि पर कर की दर कम होगी और इससे जो है किसानों का चेहरा कमल सा खिल उठेगा। तो उत्तर में यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, जो कि हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित होगी और तभी जो है हमारा देश कमल की तरह खिल उठेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका बैजाबाई ने गद्दारी की थी। दूसरा है कि रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राय था और तीसरा है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। तो उत्तर में यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। बैजाबाई गद्दार निकली, दामोदर राय दत्तक पुत्र था और तीसरा अंतिम जो है इनका संस्कार इनका नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। ठीक है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है कि 1842 ईस्वी में जो उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से होता है और 1853 में उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति के तहत झांसी को कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है। और 1857 के विद्रोह के दौरान जो है 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी के किले को विजित करने के लिए सेना भेजी गई और 1857 के विद्रोह के बात देखेंगे तो रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजी सेना के साथ जो है वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में 18 जून 1858 को 23 वर्ष की उम्र में ग्वालियर में ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बीपीएससी में ही है कि कहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, तो ग्वालियर में। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि तात्या टोपे ने अपने जो है सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। दूसरा कि तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे तभी जो है नरवर के राजा मानसिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। और तीसरा है कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। तो ये तीनों को तीन जो कथन हैं, तीन कथन आपको सही हैं, मतलब 1 2 3 कथन सही हैं। डी नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए, तात्या टोपे का जन्म जो है सन 1814 ईस्वी के जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले के थेलवा गांव में होता है
इनका वास्तविक नाम जो था तात्या टोपे का वह रामचंद्र पांडुरंग टोपे था और इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिश सेना का बहादुरी पूर्वक जो है सामना किया। तात्या टोपे जो है 1857 के विद्रोह में नाना साहब एवं झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद जो है तात्या टोपे नाना साहब के भतीजे राव साहब के साथ भाग गए और अंततः जो है शिवपुरी के जंगल में सोते हुए अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही जो है उत्तर चुनना है और देखेंगे पहला है क्षेत्र और दूसरा है नेतृत्वकर्ता। बनारस, संभलपुर, रायपुर और मंदसौर। देखेंगे बनारस में कौन है और संभलपुर में और रायपुर और मंदसौर में कौन है। देखेंगे तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता नारायण सिंह है, फिरोज शाह है और लियाकत अली है और स्वतंत्र भाई हैं। तो उत्तर में हो जाएगा पहला का तीसरा नंबर, बनारस में लियाकत अली। दूसरा नंबर में देखेंगे संभलपुर में, तो संभलपुर में है सुरेंद्र साई। ठीक है, और रायपुर में देखेंगे तो रायपुर में है नारायण सिंह। ठीक है, और मंदसौर में देखेंगे तो फिरोज शाह। तो इस प्रकार से उत्तर में आपका बी नंबर उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4-5 पॉइंट है कि कानपुर में नाना साहब, सुल्तानपुर में शाहिद हसन, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर में तात्या टोपे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और कुछ पॉइंट हैं तो यहाँ पर देखिए, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, असम में मनीराम देवन, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बैरकपुर में मंगल पांडे। तो ये सारे के सारे पॉइंट 11 पॉइंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सन 57 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह कथन किनका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। ये भी कथन याद रखेंगे, दामोदर जो है सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर का है। बिपिन चंद्र पाल बोलते हैं, इनका कथन है कि 1857 का विद्रोह जो है विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। और तीसरा देखेंगे तो एस सेन के द्वारा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप जो है सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु जो है ये बाद में राजनीतिक स्वरूप क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया। और तीसरा है कि यह अधिनियम देश में प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत से जो है अधिशासित था। तो यहाँ पर उत्तर जो था वो हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही हैं। देखिए, 1857 यह जो है अधिनियम 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण लाया गया और इस अधिनियम के मुख्य बातें देखेंगे तो पहला है कि भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो है ताज को दे दिया गया। गवर्नर जनरल की जो है अब नहीं रहेंगे, अब जो है वायसराय कहलाएंगे। जो गवर्नर जनरल थे वह वायसराय कहलाएंगे। पहले जो है गवर्नर जनरल के रूप में वायसराय बनने वाले जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला जो है वायसराय बनते, ये उस समय जो है जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दोहरी जो है शासन व्यवस्था अब समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे दो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों के दोनों दोहरी व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया और लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारत के सचिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। और भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। और भारत में प्रशासन नियंत्रण में परिवर्तन सीमित रहा और प्रशासन के तौर पर जो है तौर तरीकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, ये क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित यहाँ पर पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। पहला है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी के लेखक कौन हैं, और इसमें आपको बेमेल जो चयन है वो आपको करना है, कौन इसमें गलत है। तो
चार्लन वाल जो है बाल, चार्नल वाल ही यहाँ पर उत्तर गलत है, ठीक है। और सही में आपको कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रिवेलियन 1857 जो है वह पूरन चंद्र जोशी, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मनोज जो है आरसी मजूमदार, और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी शशि भूषण चौधरी, ये सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूनिटी के लेखक शशि भूषण चौधरी हैं, वहीं पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी के लेखक टी.आर. होमसे हैं, और सिपाही म्यूनिटी 1857 ई सोशल स्टडी एंड एनालिसिस के जो लेखक हैं वह हर प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। अगला नंबर फिर से है कि सुमेलित करें, कूट में आपको चुनकर उत्तर देना है कि कथन 1 है और कथन 2 में आपको जो है कथन में मत और कथन है और दूसरा में इतिहासकार के नाम हैं। तो देखेंगे तो 1857 का विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, यह किनके द्वारा कहा गया, कौन इतिहासकार है। और 1857 का विद्रोह जो है सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। ये देखेंगे तो उत्तर में आपको मिलाते हुए चलेंगे, तो उत्तर में एक का जो है क्या है, तो 1857 का विद्रोह जो था वह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, यह जॉन ब्रूस नाटन के द्वारा कहा गया। और 1857 का विद्रोह जो है सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, यह जो है डिजरेली के द्वारा कहा गया, यह डिजलेरी के द्वारा जो है कहा जाता है। और 1857 का विद्रोह जो है स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, यह जो है विलियम हार्वर्ड रसेल के द्वारा कहा जाता है। और 1857 जो है वर्ष 57 का विद्रोह जो है सिपाही जो विद्रोह था वह विद्रोह मात्र था, मतलब कि 57 वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, यह जो है जेड रॉबर्ट्स के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक का एक है तो दूसरा का चौथा देखेंगे, तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा आपका, बी नंबर इसका उत्तर है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि सर जो है डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी के द्वारा जो है कहा गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। दूसरा कि सर जॉन रॉलेंस ने कहा कि 1857 की घटना जो है सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो कहे गए हैं इतिहासकार के द्वारा पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह जो है भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहे, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहे, और इस विद्रोह के प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि आत्मबल में बुद्धि, दूसरा है कि व्यापक संगठन की प्रेरणा, तीसरा है कि राजनीतिक जागृति, और चौथा है राष्ट्रीय भावना में कमी। तो यहाँ पर कौन जो है सकारात्मक नहीं है वो आपको बताना है, तो यह है राष्ट्रीय भावना में कमी। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में उत्तर में कि 1857 के निम्न प्रभाव परिणामों के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव जो रहे वो है कि इससे भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि होती है, भारतीयों में राजनीतिक जागृति में वृद्धि होती है, और देखेंगे तो इससे जो क्या होता है, इससे क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई, इससे भारतीयों में एकता के प्रेरणा भी प्राप्त हुई। लेकिन इस विद्रोह के कुछ परिणाम भारतीयों की दृष्टि से हानिकारक एवं अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहे, वो इस प्रकार हैं कि सत्ता का हस्तांतरण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। दूसरा कि इससे अंग्रेजों की सतर्कता में जो है वृद्धि हुई और फलस्वरूप अंग्रेजों ने सेना एवं सैन्य सामग्री पर एकाधिकार कर लिया। तीसरा, भारतीयों के अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दिए गए और देसी राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए गए और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि इत्यादि कार्य होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसका जो है पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। पहला है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया। दूसरा कि सेना और तोपखाने में ऊंचे पद केवल यूरोपीय के लिए ही आरक्षित कर दिए गए। तीसरा कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपियन सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। और चौथा है कि कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना की तैनाती की। तो यहाँ पर देखेंगे तो कथन सत्य कौन सा है, तो 1, 2, 3 कथन सत्य, चौथा नंबर गलत है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर कि कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाया नहीं गया था, बल्कि कंपनी की यूरोपीय सेना ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई और अनुपात जो है 1:2 कर दिया गया और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में यह अनुपात जो है 1:3 था। ठीक है? और भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई और 1857 के पूर्व भारत में 40,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसे बढ़ाकर जो है 65,000 कर दिया गया था और वहीं पर भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन इसमें चुनना है। तो यहाँ पर है कि सती प्रथा उन्मूलन जो है नियम सर्वप्रथम बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। दूसरा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। तो उत्तर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत्तर देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, कथन गलत हैं। देखिए 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध जो है एक जो है कानून पास करके इसके 17वें नियम के अनुसार जो है विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दिया गया और सबसे पहले जो है यह नियम बंगाल में लागू होता है। सती प्रथा सबसे पहले कहाँ, बंगाल में। किनके जो है द्वारा यह किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब होता है, तो 1829 में होता है। ठीक है, फिर जो है किया गया और 1830 में यह मद्रास एवं जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू होता है। पहले कहाँ, तो बंगाल में, उसके बाद मद्रास और उसके बाद बम्बई में। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह जो है को मान्यता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन थे, तो विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि इनके द्वारा जो है स्थापित ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधार आंदोलन। दूसरा है कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तीसरा है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए और चौथा है कि इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो यहाँ पर कथन जो है कौन सत्य है, तो 2, 3 और 4 ये जो है कथन सत्य हैं। यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आप डिटेल में इनका जानेंगे कि भारतीय जो पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहे जाने वाला राजा राम मोहन राय की काल देखेंगे तो 1772 से लेकर 1833 तक का इनका काल है और उनके द्वारा जो है स्थापित ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। क्या था, तो ब्रह्म समाज था। ठीक है, 1815 में जो है उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। क्या थी, आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में 1815 में उन्होंने की थी और एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वो एक सभी धर्म को मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग समझते थे और राजा की उपाधि आपसे पूछ देता है कि इनको कौन देते हैं, तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। राम मोहन राय इनका नाम था, लेकिन जो है राजा की उपाधि इनको दी जाती है, तब ये है राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के जो है योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। पहला है परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। दूसरा है कर्म फल में विश्वास एवं अहिंसा का स्थान प्रमुख है और तीसरा है कि नए धर्म की स्थापना जो है करना एक मुख्य उद्देश्य था। तो उत्तर में है नए धर्म की स्थापना जो है करना एक प्रमुख उद्देश्य था, यह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इन्हें 1815 में इन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 17 में डेविड हेयर की सहायता से। और इनकी प्रमुख कृतियों में देखेंगे तो तुहफतुल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट एवं जो है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, तो ये सारे इनके कृति हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि प्रदान की थी और ब्रह्म समाज में प्रथम फुट जो है 1865 ईस्वी और दूसरा फुट जो है 1878 ईस्वी को होती है ब्रह्म समाज में। और ब्रह्म समाज में योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित यहाँ पर किया गया है, जैसे कि
बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध करना, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध करना है, नैतिकता पर बल एवं कर्म फल में विश्वास करना है, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध करना है। तो ये सारे पॉइंट हैं। अगला नंबर है, यहाँ पर आपको सही उत्तर चूज करना है, मिलाना है कि धर्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा, पहला का देखेंगे, धर्म समाज का कौन हो जाएंगे, तो धर्म समाज है राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव। दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे तो धर्म समाज में राजा राधाकांत देव है, और आदि ब्रह्म समाज के हो जाएंगे कौन, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज के क्या हो जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय, और सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से उत्तर में आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, धर्म जो है सभा राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर में मतभेद हो जाने के कारण जो है 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। कब, तो 1865 में। और 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के जो ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन के जो केशव चंद्र सेन के जो थे समाज, वो थे भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। अगला नंबर जो पॉइंट है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का गठन कलकत्ता में किया जाता है, और इसके बाद जो है इसका नाम परिवर्तित करके जो है ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये ब्रह्म सभा का नाम जो है ब्रह्म समाज जो है बाद में हो जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला है कि विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की। दूसरा कि उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि उनको मिली है। और तीसरा कि स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर उन्हें जो है उनमें बहुत उत्साह था। और चौथा है विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया। ये तो आप सब जानते हैं कि विधवा विवाह का समर्थन विद्यासागर करते हैं। और इस प्रकार से उत्तर जो है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, सी यानी कि विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता, यह गलत है। और सभी के सभी सही हैं। यहाँ पर देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे, और संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण जो है विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। और उस समय जो है हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह कानून जो है पारित होता है। इन्होंने बंगला भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाया। बंगला लिपि को जो है भी सरल एवं तर्कसम्मत बनाया। स्त्री शिक्षा के समर्थक श्री मैथ्यून की सहायता से गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। लगभग 35 स्कूल खुलवाए। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी समझा जाता था। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक योगदानों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। पहला है कि इसने जो है लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता का भाव जागृत किया। दूसरा, यह पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सका। तीसरा है कि इसने भारत में तर्कवाद को बढ़ावा दिया। और चौथा है कि इसने पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि यह पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सका, इसमें उत्तर नहीं है। देखिए, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। इन सबके अलावे इसने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उसके उदय में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो औपनिवेशिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। और चौथा कि यह जो है इस आंदोलन ने लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जागृत की इत्यादि। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव पर विचार करें। पहला है कि सुधार
देखिए, सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे कि स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि जो है उपेक्षित हो गए। दूसरा है कि धार्मिक सुधारकों ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया। यहाँ पर सत्य कथन चूज़ करना है तो केवल एक जो है आपका इसमें सही है। देखिए, भारत में धर्म एवं समाज सुधार के संबंध में नकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में केवल एक कथन सही है। देखेंगे, पहला पॉइंट में जो समझना है कि धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा कम हुआ। दूसरा है कि हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के विविध कारणों में से कौन सा जो है सही इसमें नहीं है। पहला है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता में कमी, दूसरा है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, तीसरा है प्रेस का विकास, चौथा है भारतीय देशी ज्ञान का विस्तार। जो इसमें सही नहीं है वह होगा आपका मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत की राजनीतिक एकता में कमी। देखेंगे इसका डिटेल में कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद के सिद्धांतों का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। दूसरा कि भारतीयों के साथ साथ जो है कतिपय यूरोपीय विद्वानों तथा विलियम जॉन्स मैक्स मूलर आदि ने भी इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। और तीसरा कि इसके साथ जो है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसके साथ साथ जो है आर्थिक विपन्नता के साथ ही सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, भेदभाव आदि भी जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य कारण थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखेंगे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय आपने याद कर लिया होगा। दूसरा है आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी याद कर लीजिए। तीसरा है बंगला ब्रह्म समाज केशव चंद्र, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज था ना कि बंगला था, तो इस प्रकार से यह गलत है। और साधारण ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन, तो ये सही है। देखेंगे यहाँ पर आपको जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिया गया है, जैसे कि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज के भी केशव चंद्र सेन। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे और केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे और 1833 में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित है, तो इसमें कौन सा है। पहला है कि आत्मा राम पांडुरंग ने कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना की। दूसरा है कि इसकी स्थापना जो है 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई। और तीसरा है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी। और चौथा है कि समाज हिंदू रूढ़िवादिता के साथ जो है टकराव पर निर्भर था। तो उत्तर में दूसरा और तीसरा ही इसमें सही है, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से होती है और जो है प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती जो है परमहंस सभा इसकी नाम थे। अब देखिए 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज स्थापित करने में मदद की। और प्रार्थना समाज का पूर्ववर्ती जो है नाम था, हुआ था परमहंस सभा, जो उदार विचारों को फैलाने और जाति और सांप्रदायिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक गुप्त समाज की तरह थी। और महादेव गोविंद रानाडे जो उनका काल है 1842 से लेकर 1901 तक, 1870 में समाज में शामिल हुए और समाज द्वारा किया गया अधिकांश काम और लोकप्रियता उनके प्रयासों के कारण थी। और उनके प्रयासों से देखेंगे तो समाज को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ और समाज के अन्य नेता जैसे कि आर.जी. भंडारकर जो उनका काल है 1837 से 1925 तक, और एन.जी. चंद्रावरकर जो कि इनका काल है 1855 से 1923। देखिए प्रार्थना समाज जो है, अगला पॉइंट में प्रार्थना समाज जो है महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से बहुत बड़ी जुड़ी हुई थी और समाज शिक्षा और अनुनय पर निर्भर था, न कि हिंदू रूढ़िवादिता के साथ टकराव पर। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमजी नरनाटे के बारे में आपको कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि वह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है कि वह वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। तीसरा है कि उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया। तीसरा के बाद चौथा है कि इन्होंने उन्होंने जो है भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी पर विश्वास करते थे। तो इसमें कथन जो सही है 1 3 4 सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया वाला गलत है। देखेंगे तो पहला कथन में कि एमजी नरनारा जो थे वह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे और प्रचलित सामाजिक जो है बुराइयों के उन्मूलन के वकालत भी करते थे। दूसरा कथन गलत है कि दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक जो है समाचार पत्र का संपादन किया था। ये जो है याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को। तीसरा है कि यह कथन आपको कि उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को प्रभावित किया, जिसमें जो है सबसे प्रमुख थे वह गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और चौथा है कि उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी जो थी उस पर वह विश्वास करते थे। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज जो है आरंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। उसका जो है मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? तो यह आरसी मजूमदार का है। देखेंगे तो आर्य समाज के संबंध में उपरोक्त कथन जो है यह आरसी मजूमदार का है। और आर्य समाज की प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग जो है एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया था। आर्य समाज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक यानी कि डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, 1886 में। और 1902 में जो है श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार के पास जो है कांडगी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है और इनके बचपन का नाम जो था वह मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। सारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को वापस हिंदू में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथन मंच से आपको चुनना है कि 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में कौन सा सही है। पहला है कि व्यापारिक जातियों के बीच जो है इसका बहुत मजबूत आधार था। दूसरा है कि इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। तीसरा है कि आर्य समाज में मध्य मार्गियों एवं नेतृत्व हंस राज और लाजपत राय ने किया और उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक विश्वविद्यालय एवं श्रृंखला की स्थापना की। और चौथा है कि यहाँ पर ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। यहाँ पर कथन जो है कथन आपका चौथा गलत है और बाकी तीनों कथन सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में इसका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा दिया, वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया। कुछ शर्तों के साथ जो है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन। और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला जो है यह प्रथम संगठन था। इसका जो है मानना था कि भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा जो है आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इनके जो है सहयोगी लाला हंसराज 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में यह सबसे पहले खुला था। तथा स्वामी जो है श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट जो है कांगड़ी में स्कूल खोले हैं। ठीक है, और ठीक है हरिद्वार में के निकट कांगड़ी में इन्होंने 1902 में स्कूल खोला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। देखेंगे पहला है कि यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। दूसरा है कि इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी। और तीसरा है कि यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। तो उत्तर में आपको सही उत्तर है तो 1 और 2 सही है, यानी कि पंजाब और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था और इसमें मुख्यतः जो है व्यापारियां जातियां समाविष्ट थी। यह जो है आर्य समाज के सामाजिक आधार से संबंधित बातें जो सही है। अब देखिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की जाती है और इसका लाहौर में मुख्यालय स्थापित होता है 1877 में। और आर्य समाज के मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विस्तृत तथा इसमें जो है अधिकांश व्यापारी वर्ग के लोग शामिल थे और इसका विस्तार ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए पहला है कि भारत के बारे में उन्होंने उनके द्वारा जो है दृष्टिकोण में एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज शामिल था। दूसरा है कि उनके विचार जो है उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुआ। तीसरा है कि उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और चौथा है कि दयानंद माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास करते थे। आपको पता ही होगा कि इसमें जो है उत्तर कौन सा सही है। तीसरा नंबर गलत है, यानी कि 1, 2 और 4। तो उत्तर आपका हो जाएगा, देखेंगे तो 1 और 2। 1 और 2 इसमें सिर्फ सही है, जो कि यहाँ पर 4 भी गलत है और 3 भी गलत है। 1 और 2 इसमें सही है। सी नंबर इसका सही होगा, 4 गलत है। देखिए आर्य समाज जो है इसका नींव और कहाँ पर इसका मुख्यालय होता है, तो वो आपने पढ़ा है कि आंदोलन जो है आर्य समाज जो है आंदोलन स्वरूप में भले ही पुनरुत्थानवादी हो, लेकिन जो है पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इनके जो है इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूल शंकर, इनको बचपन में मूल शंकर कहते थे। और इनका जो है काल देखेंगे तो 1824 से लेकर 1883 तक है। इनका जन्म गुजरात के पुराने मौरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। वे वर्गहीन और जो है जाति विहीन समाज के समर्थक थे। और दूसरा कथन भी सही है कि दयानंद के विचार उनके प्रसिद्ध कार्य सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन में प्रकाशित होता है। और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि दयानंद ने सभी भौतिक अस्तित्व में चल रहे विषय के रूप में माया यानी कि भ्रम में पलायनवादी हिंदू विश्वास की कड़ी आलोचना की और भगवान के साथ मिलन की तलाश के लिए इस बुरी दुनिया से बचकर मोक्ष प्राप्त करने के संघर्ष के रूप में मानव जीवन का लक्ष्य बताया। अगला नंबर क्वेश्चन है, सही कथन आपको चूज करना है। पहला कि राम की जो है कृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपदाओं के समय राहत जैसी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था। दूसरा कि रामकृष्ण ने परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया। तो ये दोनों के दोनों कथन ही सही हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं। रामकृष्ण ने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की और रामकृष्ण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। ये दोनों कथन क्या है, गलत हैं। अब इसका हम पूरा डिटेल देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदाओं के समय राहत जैसी सामाजिक कार्यों में सक्रिय से भी मतलब वो भाग लेते थे। और दूसरा कथन सही है कि कलकत्ता के पास जो है दक्षिणेश्वर के एक साधारण पुजारी रामकृष्ण, इनका काल जो है 1836 से 86 तक है, कि ने जो है भजन गाने जैसी परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया। वे पवित्र देवी काली माँ के प्रबल उपासक थे। उन्होंने घोषणा की कि दिव्य माँ की अभिव्यक्तियां अनंत थी। उनके विचार में सभी धर्मों में सार्वभौमिक तत्व शामिल हैं, जिनका यदि अभ्यास किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि जीव ही शिव है, सभी जीवित प्राणी जो है क्या है, उनमें भगवान है। मनुष्य की सेवा को ईश्वर की तरह जो है समान मानना चाहिए। तीसरा कथन देखेंगे तो गलत है, क्योंकि 1886 में उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके शिष्यों ने खुद को एक धार्मिक समुदाय के रूप में संगठित किया और उनके जीवन और शिक्षण को भारत और विदेशों में प्रचारित करने का कार्य किया। इस कार्य के पीछे जो है मुख्य व्यक्ति थे विवेकानंद। ठीक है, ईसाई मिशनरियों की संगठनात्मक संरचना का अनुसरण करते हुए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपदाओं के समय जो है राहत जैसे सामाजिक कार्यों पर ही यह सक्रिय रहते थे। चौथा भी कथन गलत है, क्योंकि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में होता है और उससे पहले ही 86 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
थियोसॉफिकल आंदोलन जो है होता है से संबंधित आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। 1882 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार नामक स्थान में स्थापित होता है और सोसाइटी ने मुख्यतः ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और एनी बेसेंट जो है 1893 में भारत आती है। कथन जो गलत है वह है दूसरा नंबर कि ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान जो है पुनर्स्थापित होती है। अब देखिए जो सही है उसमें कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है दो पश्चात बुद्धिजीवियों मैडम H.P. ब्लावेट्स्की एवं कर्नल M.A. ऑलकॉट जो है ऑलकॉट भी बोलते हैं ने की थी और 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका में। किंतु 1882 में जो है भारत में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर की थी और सोसाइटी के मुख्यतः हिंदू की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और एनी बेसेंट जो है 1893 में भारत आई और 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात जो है एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी जाती है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं जो है असत्य कथन की पहचान करें। देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी बीबियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे और तीसरा है कि इन्होंने जो है आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज के लिए एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की और चौथा है कि कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के कारण जो है 1831 ईस्वी में उन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इसमें जो कथन औसत्य है यह है डी नंबर। ठीक है। तो औसत्य कथन डी नंबर है, कॉलेज से निकाल दिया गया बोला। ठीक है। देखिए कि कट्टर हिंदुओं यहाँ पर ऑप्शन का जो उत्तर आपको यहाँ पर मिला वो है डी नंबर और क्वेश्चन का उत्तर जो है डी नंबर है और पूरा डिटेल जो इसके बारे में दिया गया है उसमें पहला पॉइंट है कि कट्टर हिंदुओं से मतभेद होने के कारण डेरेजियो को 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और कॉलेज से निकाले जाने के बाद जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्रों का संपादन किया। देखेंगे तो यह है 1800। देखिए यहाँ पर उत्तर जो है कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के कारण। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो मतभेद होने के कारण निकाला गया, सहयोग होने के कारण नहीं। ठीक है। तो एक दो पॉइंट से आपको मतलब कि थोड़ा सा शब्द इधर से उधर होगा तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा और समझने में भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पर है कि कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने का कारण नहीं, उनसे मतभेद था उसके कारण जो है इनको निकाला गया था। ठीक है। इसीलिए यह कथन गलत है और बस एक पॉइंट से मतभेद और सहयोग से आप समझ सकते हैं कि यही पॉइंट आपको क्वेश्चन का आंसर और जो है गलत सही और गलत का जो है फर्क दिखाता है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पर पॉइंट में कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह हिंदू कॉलेज था। और पॉइंट अगला देखेंगे 1831 में ही जो है डेरेजियो की मृत्यु हो जाने के कारण यह आंदोलन बिखर गया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी बीबियन डेरेजियो थे और डेरेजियो पेशे से प्रधानाध्यापक हिंदू कॉलेज के थे। इन्होंने जो है 1826 से लेकर 31 तक के दौरान जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनकी मृत्यु 1831 में हो जाने के कारण जो है आंदोलन समाप्त होता है और यह आंदोलन मुख्यतः देशी एवं बौद्धिक आंदोलन था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। पहला है कि इस समाज के नेता जो है एवं सदस्य उच्च जाति के लोग थे। दूसरा है कि ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजावली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया और तीसरा है कि ज्योतिबा फुले को उनके सामाजिक सुधारों के कारण जो कार्यों के लिए महान पुरुष की उपाधि दी गई और चौथा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य जो है सामाजिक सेवा था। कथन इसमें सत्य आपको बताना है तो इसमें 2 और 4 इसमें सिर्फ सत्य है कि राम के विरोध में उन्होंने जो है राजा बलि को अपना आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाते हैं और
चौथा है कि इस समाज का उद्देश्य जो है सामाजिक सेवा था। ये दोनों कथन सत्य हैं ज्योतिबा फुले के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि ज्योतिबा फुले जो है माली जाति में पैदा हुए थे, ना कि ब्राह्मण। और उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और इस समाज के नेता एवं जो है सदस्य निम्न जाति के लोग थे, उच्च जाति के नहीं थे। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच जो है शिक्षा का प्रचार करना था। और फुले को जो है उनके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए जो है उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में आपको कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो पहला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में होती है। दूसरा है कि फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है अन्य देशीय आर्यों के संतान थे। और तीसरा है कि 1880 एवं 1890 के दशकों में कुणबी किसानों पर फुले का ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान जो है विशिष्ट बनी। ये तीनों के तीनों कथन इसमें सत्य हैं। देखिए सत्यशोधक समाज जो है वर्ष 1873 में ज्योतिबा गोविंदराव फुले, इनका नाम पूरा है ज्योतिबा गोविंदराव फुले के द्वारा होता है। और इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से था कि ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियाँ जो थी, उसकी कुरीतियाँ जो थी, उनके विरुद्ध आवाज उठाना। और उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। और अपने विचारों का प्रचार जो है दैनिक दीनबंधु अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सक्ता राइच, ठीक है, आसूद द्वारा किया। सक्ता राइच आसूद द्वारा जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है विचार प्रकट किए। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट में कि 1880 एवं 1890 के दशकों में इन्होंने कुणबी किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। और इसके बाद जो है फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए जो है अनाथालय और घर खोले। दूसरा यहाँ पर कथन है। और कारण दूसरा कि ज्योतिबा जो है फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसमें कथन कौन सा सही है? आपको बताना है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत कथन के लिए उपयुक्त नहीं है, कारण कथन के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा कि कथन सही है और कारण कथन के लिए उपयुक्त है। दोनों कथन गलत हैं और ये दोनों अप्रासंगिक हैं। तो उत्तर में आपका हो जाएगा पहला कि कारण जो है कथन, कारण में देखेंगे तो पहला में है कि कथन सही है लेकिन कारण जो है कथन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखेंगे इसका डिटेल में। तो ज्योतिबा राव जो फुले देखेंगे यहाँ पर कि ज्योतिबा फुले ने जो है विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले क्योंकि ज्योतिबा और उनकी पत्नी जो है सावित्री बाई फुले ने अपना जीवन दलित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए जो है समर्पित कर दिया। और उनका काम जो है गुलामगिरी यानी कि गुलामी एवं महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें उनकी रचना विचारों का सारांश दिया गया। उनका पुस्तक आप पढ़ेंगे तो गुलामगिरी, उनमें सारी बातें दी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कालानुक्रमिक क्रम से को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए डेक्कन एजुकेशन पहला है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके बाद विधवा विवाह संघ, उसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा। पहले और दूसरा ऑप्शन बी में है कि पुनः सार्वजनिक सभा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विधवा विवाह एसोसिएशन। तीसरा है विधवा विवाह संघ, पुनः सार्वजनिक सभा और तीसरा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो उत्तर में आपका है पहले विधवा जो है विवाह संघ, उसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा, उसके बाद जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। देखेंगे तो रनाडे जो है 1842 से लेकर 1901 तक इनका होता है। और इनके द्वारा जो विधवा विवाह संघ 1861 में, पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1884 के संस्थापक थे। कौन? तो रनाडे। याद रखेंगे सबसे पहले विधवा विवाह संघ 1861, उसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा 1870 और उसके बाद जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक रनाडे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सैयद कथन है इसमें पहला कि सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित होता है। और दूसरा है कि यह जो है वह मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। ये दोनों जो है कथन और कारण सही हैं, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, उसे पहले देखेंगे तो इसका पॉइंट में उत्तर में कि 1886 में जो है सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के बीच जो है उदार विचारों को फैलाने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल एजुकेशन जो है कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने धार्मिक कानून के अर्ध पालन को अस्वीकार कर दिया और समय के नए रुझानों के अनुरूप तर्क के आलोक में कुरान की पुनर्व्याख्या के लिए कहा। और तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने भारतीय इस्लाम को उदार बनाने का प्रयास किया और इसे नए विचारों और नई व्याख्याओं के लिए जो है उत्तरदायी बनाया। तीसरा चौथा पॉइंट में देखेंगे कि इस मिशन में उन्हें रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है तमिलनाडु में 1920 के दशक में वी रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू ने की। दूसरा है कि इसने जो है समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आगे आह्वान किया। और तीसरा है कि इस आंदोलन में बिना ब्राह्मणों की मदद के विवाह संपन्न कराने की वकालत की गई तथा बलपूर्वक निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। तो ये तीनों के तीनों जो है कथन सही हैं इसके। देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में तीनों कथन सही हैं और आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता वी रामास्वामी नायकर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक तमिल पत्रिका कुदी आरासु का जो है संपादन यहाँ पर किया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि महार आंदोलन के संबंध में कथन आपको विचार करना है। पहला है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र की महार जाति ने स्वयं को गोपाल बाबा बालंकर के नेतृत्व में संगठित किया एवं स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया। दूसरा है कि 1929 में जो है महार आंदोलन का नेतृत्व जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और तीसरा है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेना और जो है मंदिरों में प्रवेश करना था। तो उत्तर ये तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। डी नंबर इसमें 1, 2, 3 सही है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है महार वतन की समाप्ति की और विधान परिषद में दायित्वों के प्रतिनिधित्व की मांग की। और इस आंदोलन में 1927 ईस्वी में जो है मनुस्मृति जलाई जाने लगी, जिससे हिंदू धर्म में अलगाव पैदा हुआ। अगला नंबर है, आपको संस्था दिया है और संस्थापक दिए गए हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पहला है कि डिप्रेस्ड कॉलसेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, डी प्रेस्ड कॉलसेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं BR सिंधे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक तो आप सब जानते हैं कि यह महात्मा गांधी हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं BR अम्बेडकर। और प्रजा मित्र मंडली के संस्थापक CR रेड्डी हैं। तो इस प्रकार से उत्तर 1 नंबर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी प्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया BR सिंधे, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन BR अम्बेडकर, प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां के विचारों में निम्नलिखित में किसे जो है शामिल नहीं किया जा सकता। पहला है कि यहाँ पर ऐसे देखेंगे, पहला तो पीरी एवं मुरीदी प्रथा न की करे जो है शब्दों से निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कम नहीं हो सकता। तीसरा है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का कभी जो है भी समर्थन नहीं किया। तो उत्तर में यहाँ पर है फूट डालो राज करो की नीति जो है कभी समर्थन नहीं की, यह गलत है, नहीं किया जा सकता में, यही गलत है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे और इन्होंने अपने आंदोलन के मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद 1875 में अलीगढ़ में एक एग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की। और यह स्कूल आगे चलकर 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। दुर्भाग्यवश देखेंगे तो मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो जैसी नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। और
देखेंगे तो अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर जो है 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में उन्होंने किया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि रहनुमाय माजदायन सभा की स्थापना निम्न में से कौन एक शामिल नहीं थे? तो उत्तर में गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। रहनुमाय माजदायन सभा जो है 1851 में संस्थापकों में नरोजी फरदौन जी, दादाभाई नौरोजी, R.K. कामा, S.S. बंगाली, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। और इस संस्था ने जो है रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब देखिए यहाँ पर कूट है, एक दूसरे को आपको मिलाना है। पहला है देखेंगे तो चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच है, शारदा एक्ट है और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन है और हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच के क्या हो जाएंगे उत्तर में, पहला का हो जाएगा चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच जो कि 1854 में आता है। ठीक है, 1854। तीसरा नंबर शारदा एक्ट देखेंगे तो 1929 में, शारदा एक्ट 1929 में। अखिल भारतीय महिला का गठन जो है यह होता है आपको 1940 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में। चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच 1854 में, शारदा एक्ट 1929 में, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1940 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है हो जाएगा 1 नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे तो शारदा एक्ट जो है वह आपको हर विलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1929 में शारदा एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के द्वारा जो है 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित किया गया, शारदा एक्ट। अगला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में बना, जिसके अनुसार जो है विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध घोषित किए गए। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आता है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास के स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिया और इसी के क्रम में जो है 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर फिर से आपको मिलाना है, संस्था है और उसके संस्थापक हैं। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वह थे देवेंद्र नाथ टैगोर। आर्य समाज के संस्थापक थे वह थे दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सामाजिक सभा के संस्थापक थे कौन, तो ज्योतिबा फूले। और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महागोविंद रानाडे। तो इस प्रकार से उत्तर देखेंगे तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। और यह कब कब होता है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले के द्वारा और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है महागोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम अगला में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है, कौन सही है। तो सोशल सर्विस लीग जो है इसके नारायण मल्हार जोशी हैं, ये सही है। और रामकृष्ण तो आपको पता ही होगा कि रामकृष्ण स्वयं नहीं थे। सेवा सदन में दयानंद सरस्वती नहीं है और देव समाज में शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सही है। अब देखेंगे तो गोखले के अनुयायी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गोखले के अनुयायी
नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जो है जीवन और कार्य की बेहतर और उचित स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मठ मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के पास बेलूर में है और एक पारसी सामाजिक सुधारक बहराम जी एम मालावारी 1853 से 1912 तक इनका काल था ने 1908 में जो है सेवा सदन की स्थापना इन्होंने की। और देव समाज की स्थापना जो है 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री जो है करते हैं। इनका काल जो है 1850 से लेकर 1927 तक है। जो पहले एक ब्रह्म अनुयायी थे और देव समाज तथा जो है देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संगठन है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि पहला में कि बाल शास्त्री जाम्बेकर नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के संस्थापक थे। दूसरा है कि दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। और तीसरा है कि गोपाल गणेश अगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। और चौथा है कि एम.जी. रनाडे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो उत्तर गलत आपको ढूंढना है, तो इसमें उत्तर गलत है वो चौथा नंबर है कि रनाडे जो हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में आप सब जानते हैं कि जो 1885 में होती है और संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम को जाना जाता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कांग्रेस का आगे उसमें अध्यक्ष के रूप में एक से एक महान व्यक्ति जुड़ते हैं और उसी में एक व्यक्ति हैं, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 1866 से और इनका काल देखेंगे तो 1915 तक है। 1866 में जन्म और 1915 में इनकी मृत्यु होती है। और इन्हीं के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जाती है एम.जी. रनाडे की मदद से। ठीक है। और सोसाइटी का उद्देश्य जो है भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना जो धार्मिक भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करे। गोपाल कृष्ण गांधी जो है 1905 में ही बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि 1911 में जो है समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू हुआ। और अगला पॉइंट में है कि समाज ने जो है राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग जो है रहना चुना। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परिपालन SNDP योगम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि इसकी शुरुआत जो है नारायण गुरु 1902 में कर्नाटक में की थी। दूसरा है कि यह धार्मिक आंदोलन था। तीसरा है कि इसे 1903 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। तो उत्तर हो जाएगा केवल 2। देखिए 1902 में केरल में ही श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालन SNDP योगम की स्थापना की। NSDP आंदोलन जो है दलित वर्गों और उच्च जातियों के बीच संघर्ष से पैदा हुआ क्षेत्रीय आंदोलन का एक उदाहरण है। SNDP योगम ने कई मुद्दे उठाए जैसे कि पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवाओं में भर्ती, सड़कों पर पहुंच और मंदिरों तक प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। देखिए समग्र रूप से जो है आंदोलन में परिवर्तनकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाए जैसे कि ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता, सत्ता के पारंपरिक वितरण में बदलाव, पिछड़ी जातियों का एक बड़े समूह में संघ बनाना, ये सारे कारण थे। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। अंग्रेजी मिशनरी है, पारसी समाचार है, पत्र है और यहाँ पर देखेंगे तो देवबंद आंदोलन और विवेकानंद।
और यहाँ पर मार्टिन स्टार है। यहाँ पर आपको करना है कि कौन जो है किनके साथ मिलाप है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्ट उत्तर की ओर चलते हैं क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज में क्वेश्चन है। तो देखिए अंग्रेजी जो है मिशनरी के जो देखेंगे तो उत्तर में सही में तो विलियम कार्वे और जॉन थॉमस हैं। और पारसी समाचार पत्र जो है राष्ट्र गोपतार हो जाएगा उत्तर। और देवबंद आंदोलन के नेता जो है मोहम्मद कासिम नानोतवी है। और विवेकानंद जो है मार्गिन स्टार थे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। एक कथन कौन सा सत्य है? पहला है कि एमजी नारायण संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। इसने 1878 के स्थानीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया। तो ये 3 कथन जो हैं इसमें सही हैं। चौथा अमृत बाजार पत्रिका गलत है। तीनों के 3 कथन 1, 2, 3 सही हैं। सी नंबर। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को पूना में एक स्थानीय मंदिर के संचालक को लेकर लोगों के असंतोष के कारण की गई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक प्रख्यात वकील और विद्वान महादेव गोविंद नाडे एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। इन्होंने सार्वजनिक सभा के संगठन जो है गठन के प्रमुख भूमिका इनको याद रखेंगे कि उन्होंने निभाई थी। दूसरा कथन भी सही है कि सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। तीसरा भी कथन सही है कि इसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। अब चौथा कथन गलत है क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बंगाल प्रांत के जिला जेसोर के मगुरा के एक अमीर व्यापारी हरि नारायण घोष के पुत्र शिशिर घोष के द्वारा और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। 2 नाम याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है यहाँ पर कि लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। अन्यथा सभी कथन सही हैं। जैसे सही कथन देखेंगे तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया। प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफ बेटिस्टा तथा प्रथम महासचिव जो थे वह चमन लाल थे। देखिए यहाँ पर कि लाला लाजपत राय जो हैं ऐसे प्रथम नेता थे जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार जो है साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। और देखेंगे तो लाला लाजपत राय जो हैं 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और वैसे 1920 में कांग्रेस अध्यक्ष सी विजया जो है राघवाचार्य थे। तो ये याद रखेंगे। अगला नंबर है क्वेश्चन कि भारत में श्रम संघ के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। देखिए पहले सबसे पहली घटना जो होती है वह होता है भारत श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन। और उसके बाद होता है दीन बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन। उसके बाद होता है एटक की स्थापना। और उसके बाद होता है श्रम संघ अधिनियम पारित होना। अब इसका डिटेल देखेंगे तो भारत श्रमजीवी समाचार पत्र 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन। दीन बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1880 में। 70 में जो है भारत श्रमजीविका समाचार पत्र का प्रकाशन 1870। दीन बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1880। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। और श्रम संघ अधिनियम जो है पारित होता है 1926। ये याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया। दूसरा है कि सी आर दास ने यह सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए ताकि जो है उसे इनके मांगों का समर्थन करना चाहिए। इसमें कथन असत्य कोई भी नहीं है। डी नंबर इसका उत्तर है। ठीक है।
देखिए इसमें सभी सत्य हैं। और देखिए विख्यात कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता सी.आर. दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की। सी.आर. दास का मानना था कि यदि कांग्रेस जो है श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाती, तो ये दोनों जो है वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। अब एटक के संबंध में फिर से आपको औसत्य कथन को पहचानना है। और औसत्य कथन यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा नंबर है कि नेहरू जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग प्रदान किया, यह गलत है। इसमें जो सही है वो है कि अपनी जो है स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। एटक पर अहिंसा, पन्यासवाद एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों पर भी गहरा प्रभाव था। और चौथा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा किए गए आंदोलन का परिणाम श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि होती है। और यह 1928 में गांधी जी के द्वारा इसका संपूर्ण सहयोग किया गया था। और 27.5% इसमें श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई थी। अंततः आंदोलन यह सफल होते हैं। अब इसमें सुमेलित करना है, और सुमेलित में देखेंगे तो पहला का हो जाएगा आपको लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका उत्तर हो जाएगा रणदीवे 1 का 2। हिंदू मजदूर सेवक संघ, इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। मद्रास श्रमिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीपी वाडिया। और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर यहाँ पर मन में है, यहाँ पर वही दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें भारतीय श्रम संघों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें आपको सत्य कथन चुनना है। तो इसमें पहला ही कथन सत्य है, जो कि 1928 में बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी। अब इसके बारे में हम जानेंगे तो 1940 ईस्वी में साम्यवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग करके इंडियन फेडरेशन और लेबर की स्थापना की। और 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और समाजवादियों के प्रयास से 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन आपको सही चूज करने हैं। पहला है कि मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में नागपुर में होती है। यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में होता है। 1908 में तिलक के गिरफ्तार होने पर 20वीं सदी की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई थी। और लाल वापटा गिरनी कामगार यूनियन भारत का प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था। ये सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। देखिए बाजार में यहाँ पर याद रखना है कि भारत में प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना 1928 में श्रीपाद अमृत डांगे एवं बेन ब्रेडले के सहयोग से बंबई में लाल वापटा गिरनी कामगार यूनियन के नाम से की गई थी। और इन सभी छोटे श्रम संगठन थे में श्रमिकों को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रभावित किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कथन पर विचार करना है। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में जो कथन दिए गए हैं। पहला है कि मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। दूसरा कि श्रमिक नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये दोनों कथन सत्य है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए मार्च 1929 में सरकार ने श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.N. डांगे, जोगलेकर, फिलिस स्प्राट,
बेन बेंडरले, शौकत उस्मानी, ये सारे सम्मिलित थे। अगला है कि इसमें औसत कथन चूज करना है और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में होती है और लाला लाजपत राय जो हैं AITU के द्वितीय अध्यक्ष होते हैं। तीसरा है कि महारों का आंदोलन महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में होता है, तो दूसरा नंबर इसमें गलत है। देखेंगे तो भारत में व्यवहार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल इसके प्रथम सचिव थे। भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महारों का आंदोलन होता है महाराष्ट्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में 1929 में होती है और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं और स्थापना MN जोशी के द्वारा 1920 में इसकी जो की जाती है और अध्यक्ष होते हैं प्रथम लाला लाजपत राय। और इस संगठन की स्थापना बंबई में की जाती है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री होते हैं चमनलाल बजाज। एमएन राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी बने। 1940 में एमएन राय द्वारा जो है रेडिकल डेमोक्रेटिकल दल की भी स्थापना होती है। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से यह आपका पूरा जो है 73 क्वेश्चन हमने करवा दिया, पूरा डिटेल के साथ करवाया है, थोड़ा भी छोड़ा नहीं है। एक एक पॉइंट आपने पढ़ा, इसमें एक एक पॉइंट को जाना आपने, एक दो बार क्वेश्चन को देखिएगा और जो आपका बेसिक बुक है उसको अध्ययन करिएगा तो क्वेश्चन आपका यह बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।